हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबी के पेपर फर्स्ट की इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फंक्शन ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग या बैंक्स क्या कार्य करते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कि भारत के अंदर बैंकिंग का डेवलपमेंट किस प्रकार से रहा। देन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भारत में कौन कौन से हैं और इनके टाइप्स, जैसे आरआरबी, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स किसे कहा जाता है और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। देन हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, देन पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। देन लास्ट में हम बात करेंगे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम फंक्शन ऑफ बैंकिंग से, कि बैंकिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं। बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। They perform a variety of functions that can be broadly classified into two categories: primary functions and secondary functions। तो बैंक जो है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और उसके द्वारा बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो किए जाते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी से जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्राइमरी मतलब बैंक के कोर फंक्शंस, और सेकेंडरी जिसमें बैंक जो है एजेंट बन के काम करता है या जिसपे कमीशन लेता है, तो वो बैंक के लिए सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी फंक्शन। दीज आर द कोर एंड मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द बैंक। तो सबसे कोर जो है और बैंक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये बैंक जो है आम पब्लिक से जो है पैसा एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जब वो जमा कराते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विच हेल्प्स द मोबिलाइजिंग सेविंग। दीज डिपॉजिट आर डिफरेंट टाइप्स। तो बैंक जो है आम पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है और वो सेविंग को अपने पास रख के मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। तो बैंक कैसे कैसे पैसा डिपॉजिट करता है, सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के अंदर लेता है, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट या जिसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक के डिपॉजिट जो है वो मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट के दो टाइप होते हैं, सेविंग बैंक सॉरी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट दो टाइप की होती है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, जिसे हम कासा और राफा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कस्टमर से। उसमें डिपॉजिट चार तरीके की हमारी है: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो इसके टाइप्स मुझे लगता है कि आपको सबको पता ही होंगे। बाकी मैंने रिटेल बैंकिंग के चैप्टर में इसको कवर किया है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी करंट अकाउंट, जिसमें हम कस्टमर से एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बिजनेस और ट्रेडर्स के लिए यूजुअली इसको खोला जाता है और इसमें इंटरेस्ट जो है नहीं पिया जाता। सेविंग अकाउंट लोगों को सेविंग बढ़ाने के लिए, मतलब सेविंग के लिए इंकरेज करने के लिए सेविंग अकाउंट बैंक ऑफर करता है, जो मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं और इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। रिकरिंग अकाउंट मतलब कस्टमर जो है वो एक रिकरिंगली या पीरियडिकली के अंदर कुछ पैसा जो है रिकरिंग अकाउंट में जमा कराता रहता है, जिसमें उसको लास्ट में पर्पस इकट्ठा हो जाता है। और फिक्स डिपॉजिट मतलब यह है कि कस्टमर एक फिक्स टेन्योर के लिए जो बैंक में एक सर्टेन अमाउंट को जमा कराता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। बैंक दूसरा प्राइमरी काम क्या करता है, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक जो है लोन देता है और एडवांसेस देता है। बैंक चैनल्स दैट मोबिलाइज डिपॉजिट्स टू बोरोवर्स फॉर प्रोडक्टिव एंड अदर पर्पस, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। तो बैंक कस्टमर को, जो कस्टमर्स बैंक को डिपॉजिट देते हैं, तो वहां से डिपॉजिट कलेक्ट करके जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है उसको लोन पर देता है, ठीक है। और ये ही जो पैसे का बीच का इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वही बैंक के लिए मेन प्रॉफिट होता है। तो loans, a lump sum amount is given to the borrower which either be repaid in installment or at the end of the specified period। तो लोन वो है जो लमसम कस्टमर को दे दिया जाता है और उसके लिए बैंक जो है ईएमआई या इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा कलेक्ट करता रहता है, या फिर उस लोन के टेन्योर खत्म होने पर एक एक लमसम अमाउंट उनसे वापस कलेक्ट कर लेता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और एडवांसेस किसको कहते हैं, एडवांसेस मतलब कि जो पैसा शॉर्ट टर्म क्रेडिट में दिया जाता है, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स एंड अदर एसेट्स। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस को बैंक जो है वो सीसी अकाउंट खोल के देता है, कैश क्रेडिट अकाउंट। तो ये क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट हम उनको सैंक्शन कर देते हैं। अब उस बिजनेसमैन को जितना भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो इस अकाउंट से डेबिट करता रहेगा, मतलब निकालता रहेगा, ठीक है। तो
इंटरेस्ट भी जो है उतनी ही अमाउंट पे कैलकुलेट होगा जितना उसने विड्रॉ किया। सपोज करो कि उस बिजनेसमैन को हमने 2 लाख रुपए का सीसी अकाउंट दिया, मतलब कैश क्रेडिट दिया। अब उसने इस सीसी अकाउंट 2 लाख में से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो बैंक जो है इंटरेस्ट भी 1 लाख पे ही लेगा। तो ये होगा, इस तरह के जो पैसे दिए जाते हैं वो बोला जाता है एडवांसेस। देन ओवरड्राफ्ट, a facility that allow a current account holder to withdraw more than the balance is available in their account up to sanction limit। अब कोई करंट अकाउंट होल्डर है और उसको उसके अकाउंट में बैलेंस मान लो 10,000 रुपया है, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट 15,000 की है, तो बैंक क्या है उसको अलाउ करेगा 15,000 विड्रॉ करने के लिए। तो जो 5,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है वो है उसका ओवरड्राफ्ट, और इस पे बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो एडवांसेस के अंदर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट टू द सेलर of goods by discounting their bills of exchange, allowing them to receive payment before the due date। ये क्या होता है, जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए ने कुछ सामान बेचा बी को, ठीक है, ए ने बिल बनाया जो कि बी से एक्सेप्ट कर लिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इनके बीच में जो एग्रीमेंट था कि बी जो है ए को 60 दिन बाद पेमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अब ए को, क्योंकि ए को रॉ मटेरियल खरीदने हैं और गुड्स बनाने हैं, ठीक है, तब ए को पैसे की जरूरत है। तब ए क्या करेगा, जो ये बिल है जो बी ने एक्सेप्ट करके साइन करके ए को वापस कर दिया, उस बिल को बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक उसके बाद उस बिल के बदले पैसा ए को दे देगा। तो ये जो सर्विस है ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये भी एक तरह का एडवांसेस माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसका चैप्टर हमने पूरा कवर किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, लेकिन फिर से आपको मैंने रिपीट कर दिया। तो बैंक का जो कोर काम है वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा जो बैंक का काम है लोन प्रोवाइड करवाना या एडवांसेस देना, ठीक है। उनके टाइप्स हमने देख लिए। ये बैंक के हो गए प्राइमरी काम, या जिसको हम कोर काम बोलते हैं। जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो बैंक के ये है। अब है सेकेंडरी फंक्शंस। These are ancillary function that support primary functions and provide value added service to customer। अब ये जो है प्राइमरी फंक्शन के अतिरिक्त कस्टमर को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे उस कस्टमर को और वैल्यू एडेड सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे बैंक करता है एजेंसी फंक्शन का काम। द बैंक एक्ट एज ए एजेंट फॉर इट्स कस्टमर। अब बैंक इस एजेंसी फंक्शन के अंदर कस्टमर के लिए एजेंट का काम करता है। जैसे कस्टमर चाहे तो फंड को ट्रांसफर करना चाहता है डिजिटली, तो वो बैंक सुविधा देता है उसको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने की, ठीक है। देन बैंक एजेंट बनता है कस्टमर के लिए जब कस्टमर उसको चेक देता है कलेक्शन के लिए, चेक ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स या प्रोमिसरी नोट, ठीक है। देन मेकिंग पीरियोडिक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर कुछ यूटिलिटी बिल की पेमेंट करना चाहता है जो पीरियोडिकली पेमेंट करनी थी, जैसे मंथली हम पेमेंट करते हैं, तो बैंक कस्टमर अगर उसको मैंडेट देकर देता है बैंक को कि आप हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट कर मेरे यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करते रहो, तो बैंक वहां पर एक एजेंट का काम करेगा, जैसे इंश्योरेंस पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट। देन एक्टिंग एज ए ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और अटॉर्नी फॉर कस्टमर। और बैंक जो है अगर ट्रस्ट का अकाउंट बनाता है तो ट्रस्टी का काम करेगा, एग्जीक्यूटर अगर कोई बिल लेके जाता है तो बैंक एग्जीक्यूटर बनता है, ठीक है, और अटॉर्नी का काम भी करता है अपने कस्टमर के लिए। तो ये आगे हम पढ़ेंगे वेरियस सर्विस जो बैंक के द्वारा दी जाती है उसके ऊपर बैंक के क्या क्या रोल रहते हैं। देन फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। और बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस जब करता है तब भी एजेंट का रूप में काम करता है। और आपको मैंने पीपीबी के अंदर जो अपना दूसरा सब्जेक्ट है उसके अंदर एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो आप पूरा पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैंने एक एक रिलेशनशिप के बारे में बताया कि बैंक जो सर्विस देता है तब कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके लिए, मतलब पीपीबी के अंदर 2 नंबर का जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस उसके अंदर से फिक्स हर साल आता है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बैंक जो है सेकेंडरी फंक्शंस करता है, जैसे एजेंसी फंक्शन, बैंक कस्टमर को रेमिटेंस करने में या पैसा ट्रांसफर करने में मदद करता है थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक कलेक्शन करने में मदद करता है। फिर कस्टमर को पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए बैंक सर्विस देता है, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, अटॉर्नी की सर्विस देता है, और बैंक फैसिलिटेट करता है कस्टमर को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करने में। और कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी बैंक करता है। वो क्या है, इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड कस्टमर को इशू करता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स देता है, इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज देता है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी कस्टमर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को बैंक इशू करता है। देन मर्चेंट बैंकिंग सर्विस बैंक देता है, और डीमेट अकाउंट सर्विस फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी, मतलब बैंक जो है शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए भी कस्टमर को सर्विस देता है। तो ये जो सर्विसेज हैं सारी, ये हमारी सेकेंडरी सर्विस है बैंक की। और प्राइमरी जो सर्विसेज है वो हमने ऊपर बात कर ली,
मेन प्राइमरी सर्विस यही है कि हमको कस्टमर से डिपॉजिट लेना है और कस्टमर को लोन देना है, ये हमारी प्राइमरी सर्विस। सेकेंडरी सर्विस है एजेंसी फंक्शंस जो हम करते हैं, और जनरल यूटिलिटी फंक्शन जो कि हमने बात कर लिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करना, सेफ लॉक कर देना, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी इशू करना, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस देना, डीमेट अकाउंट सर्विस देना। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज जो है ये हम देते हैं कस्टमर को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। ठीक है, एग्जाम में क्या किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये आता है कि बैंक ने कस्टमर को एक क्रेडिट कार्ड इशू किया, तो वो बैंक ने कौन सा फंक्शन कस्टमर को दिया, मतलब बैंक ने सर्विस के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, तब आपका आंसर होगा कि हमने सेकेंडरी फंक्शन की सर्विस जो है कस्टमर को दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कि भारत के अंदर बैंकिंग की डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, सबसे पहले कौन सा बैंक भारत में आया, उसके बाद हम वहां से लेकर आज कहां पर आ गए हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड सिस्टम सर्विंग कॉलोनियल इंटरेस्ट टू ए रोबस्ट एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर फ्यूलिंग नेशनल ग्रोथ। तो भारत के अंदर ना बैंकिंग जो सिस्टम है वो बहुत ही इवोल्यूशन की स्टोरी है, मतलब कि हमने बहुत ग्रो किया है। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ अंग्रेजों को ही उनके फायदे के लिए, उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए हम बैंकिंग सुविधा लाई गई थी, लेकिन आज के समय क्योंकि हमारा बैंकिंग इतना रोबस्ट हो गया है और इतना डाइवर्सिफाई हो गया है कि आज हमारे बैंक जो है नेशनल ग्रोथ में बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज, जो सबसे पहले आजादी के से पहले भी हमारे देश में बैंकिंग कैसी थी। द इरा सा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट बैंक सच एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1977। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत के अंदर पहला बैंक कौन सा खुला था, तब आपका आंसर होना चाहिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में अंदर खोला था। ठीक है, इसका कुछ कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर कुछ, अलेक्जेंडर कंपनी ऐसा कुछ नहीं खोला था, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भारत में पहला खोला था। उसके बाद देखो मैं थ्योरी में आपको बता देता हूँ, मतलब स्टोरी के रूप में सुना देता हूँ आपको। ठीक है, जो जो मैं बोलूंगा वो सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बस आपको सुनना है। अब ये चीजें क्या ना आपको बस पता होनी चाहिए, एग्जाम में शायद पूछे चाहे ना पूछे, आपको पता जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत के अंदर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था। देन ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने तीन प्रेसिडेंसी बैंक बनाए। वो कौन कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, ये सब बातें ना जो लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके, वैसे तो मैं फटाफट तो ही रिपीट कर रहा हूँ। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तीन बैंक बनाए, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। उसके बाद ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था 1921 के अंदर, जो फिर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1921 के अंदर तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद बहुत सारे इंडियन बैंक भी बनाए गए, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक 1849 में बना, सॉरी 1894 में बना। देन क्या हुआ, दिस फेज मार्क्ड एज द लैक ऑफ रेगुलेशन एंड फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर। इसके बाद क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, जिसके अंदर इसकी वजह से क्या था, बहुत सारे बैंक जो है फेल हो रहे थे, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं थी जो वो फॉलो करें। ठीक है, फिर हमको जरूरत लगी एक सेंट्रल बैंक की, तब हमने बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में लागू कर दिया गया था, जिसके सेंट्रल बैंक बना दिया गया 1935 में। ठीक है, देन टाइम आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस या नेशनलाइजेशन फेज। ठीक है, उसके बाद आजाद हो गए, आजाद के बाद हमने बैंकों को नेशनलाइज करना शुरू किया, तो 1947 से 1991 का टाइम। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट sought टू यूज द बैंकिंग सेक्टर एज ए टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत सरकार ने सोचा कि बैंकिंग सेक्टर को हमको आजादी के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो बैंकिंग सेक्टर का यूज हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करना चाहिए। तब सबसे पहले गवर्नमेंट ने काम क्या किया, जो आरबीआई हमने बनाया था ना, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया 1949 में। मतलब नेशनलाइज का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में उसको ले लिया। ठीक है, तो जब 1935 के अंदर आरबीआई बना था, तब वो एक प्राइवेट एंटिटी था। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लोगों का उसमें भागीदारी थी। लेकिन 1949 में भारत सरकार ने क्या किया कि आरबीआई को सबसे पहले नेशनलाइज किया, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, जो कि 1921 के अंदर तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, उसको भी नेशनलाइज कर दिया था 1955 में, और उसका नाम रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। जो आज हम बात करते हैं एसबीआई की, वो 1955 में बना। और कैसे बना था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नेशनलाइज होकर वो एसबीआई बना। देन उसके बाद 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने 14 मेजर कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, और इसकी लिस्ट जो है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में प्रोवाइड करवाई है, आप वहां से देख सकते हैं। और 1980 के अंदर अनदर 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब टोटल 20 बैंकों को सरकार ने गवर्नमेंट बैंक का दर्जा दे दिया था, मतलब नेशनलाइज कर दिया था। दिस फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन एंड डायरेक्टिंग क्रेडिट
टू प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। और इसके बाद बैंकों पर ऊपर एक तो बहुत ज्यादा ब्रांच नेटवर्क बैंकों के बढ़ाने लगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होने लगा, और बैंकों के ऊपर ये एक दबाव था कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है। मतलब जो गवर्नमेंट ने 8 कोर सेक्टर बताए हैं, 8 प्रायोरिटी सेक्टर जो डिफाइन किया, उसी के अंदर आपको लैंडिंग करनी है, मतलब लोन प्रोवाइड कराना है। उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज आफ्टर 1991। पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब कि क्योंकि मनमोहन सिंह जी लेके आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 के बाद। तब वहां पर क्या था, नरसिम्हन सिंह एम नरसिम्हन कमेटी बैठी थी, उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी। फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1981 द बैंकिंग सेक्टर वाज ओपनड अप टू प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स। और 1991 के बाद नरसिम्हन कमेटी के कहने पर सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन बैंक्स को भी इंडिया में काम करना अलाउ किया। द फेज गाइडेड बाय रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी फोकस्ड ऑन कंपटीशन, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसर, रेगुलेशन। और मेन इनको अलाउ करने का मतलब ये था कि अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंपटीशन है, जिससे लोग कंपटीशन करेंगे, बैंक्स कंपटीशन करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगी, और वो जो है कंपटीशन को देखते हुए आरबीआई की, क्योंकि रेगुलेटर है, उसके भी रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस के अंदर हमारे देश में बैंकिंग शुरू हुई। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1717 में आया, बाद में अंग्रेजों ने आगे 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। उसको फिर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि आगे चलकर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, और आरबीआई हमने 1935 में बनाया सेंट्रल बैंक, और आरबीआई को भी 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। देन 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज और किया गया। और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को भी इंडिया में बैंकिंग का कंपनी खोलने के लिए अलाउ किया गया। अब हम बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इज वन ऑफ द लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। शेड्यूल बैंक उसको बोलेंगे वो बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिसका नाम है, उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है, टू बी इंक्लूड द बैंक मस्ट हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स at least 5 lakhs and must satisfy the RBI that its affairs are not being conducted in the manner detrimental to the interest of its depositor। ठीक है, तो कहने का विचार है कि वो बैंक जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनना चाहता है, तो उसकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। ये 1934 की बात कर रहे हैं हम, आपको ये ध्यान रखना है। 5 लाख समझ के मत सोचना कि इतने कम अमाउंट में, तो उसकी पेड अप कैपिटल रिजर्व, जो रिजर्व फंड जो है वो 5 लाख के होने चाहिए, और आरबीआई उससे सेटिस्फाई होना चाहिए उस बैंक से कि वो जो बैंक है वो कस्टमर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, पब्लिक के फायदे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आरबीआई जो है उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस देगा। ठीक है, और किसी बैंक का शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने का ये फायदा है कि वो बैंक अब आरबीआई से लोन ले सकता है, और आरबीआई को पैसा एक्सेस मनी है वो लोन पर दे सकता है। ठीक है, मेन फायदा ये होता है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के टाइप्स कितने कितने हैं, टाइप ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक वैसे बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो शेयर है, गवर्नमेंट की जो शेयर है वो 50% से ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। दीज आर बैंक्स वेयर द मेजॉरिटी स्टेक मोर देन 50% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के पास अगर किसी भी बैंक के अंदर 50% से ज्यादा होल्डिंग है, तो उस बैंक को बोला जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक। दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड हैव ए वास्ट रूरल प्रेजेंस। और ये जो बैंक्स हैं, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़े प्लेयर हैं, और इनका जो ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और जिसके अंदर मोस्टली वो रूरल प्रेजेंस उनकी ज्यादा है, मतलब ग्रामीण एरिया में उनके बैंक ज्यादा खुले हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सब जो बैंक हैं ये पीएसबी का दर्जा पाए हुए हैं। देन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब इसके अपोजिट वो बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग मेजोरिटी में नहीं है। दीज बैंक्स वेयर द मेजोरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। मतलब जहां पर मेजोरिटी जो है 50% या उससे ज्यादा की जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट प्लेयर्स की है, वो प्राइवेट प्लेयर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई एंटिटी भी हो सकती है, तो वैसे बैंक्स को बोलेंगे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक। ठीक है, देन आते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स उनको बोलेंगे जिनके हेडक्वार्टर जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में बेस्ड है। These are the banks that are incorporated in the foreign country but operate in India through their branches. Example Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank। तो ऐसे बैंक जिनकी शुरुआत या जो इनकॉर्पोरेट
फॉरेन कंट्री में हुए हैं लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस के जरिए, तो उनको हम बोलेंगे फॉरेन बैंक्स, जैसे कि सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आती है बात लोकल एरिया बैंक्स, एलएबी की। तो लोकल एरिया बैंक्स क्या है ना, एक तो 1996 के अंदर आरबीआई द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसका पर्पज ये था कि इनको मोबिलाइज करनी है रूरल सेविंग एंड मेक देम अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द लोकल एरियाज, देयर बाय ब्रिजिंग द क्रेडिट गैप्स। तो इनको बनाया इसलिए गया था कि रूरल में जो पॉपुलेशन थी उनको टारगेट करो, और मतलब फिर उनको बैंकिंग सुविधाएं दो, उनसे सेविंग जो आएगी तो उनको वो रूरल एरिया में ही उनको लोन पे बांटो। ठीक है, तो इन मेन पर्पज इसका ये था लोकल एरिया बैंक बनाने का। पर इसका इसमें ये हुआ कि एक जो ये लोकल एरिया बैंक जो है ना, इनकी जियोग्राफिकल एरिया ना आरबीआई द्वारा वो फिक्स कर दिया गया था। वो ये था कि जो लोकल एरिया बैंक्स हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर सकते हैं, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब कि उन तीनों डिस्ट्रिक्ट का लैंड बॉर्डर जो है वो टच होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या है लोकल एरिया बैंक्स ये हैं कि ऐसे बैंक्स जो लोकल या रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करे और उनको अवेलेबल करवाए किसके लिए, लोन के लिए रूरल पब्लिक को, जिससे क्या क्रेडिट गैप्स जो है वो कम किया जा सके। इसके लिए बनाया गया था, आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1996 के अंदर। ठीक है, और मैक्सिमम जो है लोकल एरिया बैंक जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में खोले जा सकते हैं, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट भी अपने एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। They perform all the normal banking functions, but their defined local area of operations, which is maximum 3 geographical continuous districts। ठीक है, तो ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही काम कर सकते थे। ये सबसे बड़ा इनका मतलब इनके लिए वो था, बिजनेस के लिए कंट्रोल करने का तरीका था आरबीआई का। अब जो ये एलएबी जो है ना, आज के समय में आपको बिल्कुल ना के बराबर दिखेंगे, क्योंकि ये सब लोकल एरिया बैंक जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल लोकल एरिया बैंक था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। तो ये जो बैंक था ये जलंधर पंजाब का था, और ये भी कन्वर्ट हो चुका है आज के टाइम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि भारत का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जो कि 2016 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की। रीजनल रूरल बैंक क्या है? आरआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड in 1975 based on the recommendation of नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975। तो एक नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप बैठा था 1975 में, जिन्होंने रेकमेंड किया था कि आपको आरआरबी बनाना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटी स्पेशली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन रूरल एरियाज। तो आरआरबी का काम था कि वो रूरल एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर किसी को पैसा चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको, या आर्टिसंस हैं वहां पे कोई कोई जो कलाकार है, मतलब जो आर्टिसंस जैसे कोई आकृतियां बनाते हैं या कुछ भी आर्टिस्ट है वो, या फिर स्मॉल एंटरप्राइज या स्मॉल बिजनेस जो करने वाले लोग हैं रूरल एरियाज के अंदर, तो उनको बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। किनके द्वारा? आरआरबी के द्वारा। पर इसमें क्या है ना, इसमें ओनरशिप डिवाइडेड रहता है। मतलब जो आरआरबी हैं उन आरआरबी को जो एक मेन बैंक होगा, मतलब जो एक सेंट्रल बैंक होगा, वो इनको स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो ओनरशिप का डिवाइडेशन है वो कैसे होता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50% ओन करती है, और स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट 15% ओन करेगी, और स्पॉन्सर बैंक जो है वो 35% ओन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान के अंदर जो बात करें, तो आज के दिन काम करता है सिर्फ एक आरआरबी, राजस्थान ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो कि अभी बना है थोड़े समय पहले ही, मर्ज होके बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ और राजस्थान मरुदुरा ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, BRKGB बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और RMGB राजस्थान और मरुदुरा ग्रामीण बैंक, तो इन दोनों से मिलकर बना है राजस्थान ग्रामीण बैंक। और आज के दिन इनका जो स्पॉन्सर बैंक है, इनका स्पॉन्सर बैंक है SBI। तो SBI इस बैंक में ओन करता है 35%। जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ओन करती है इसमें 15%, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें ओन करती है 50%। तो ये जो है इनका ओनरशिप का स्ट्रक्चर रहता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है आरआरबी का ओनरशिप का स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कितना परसेंट रहता है। और आरआरबी फंक्शन क्या करता है? दे प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विस बट आर फोकस्ड ऑन द रूरल सेक्टर। ये सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन इनका जो मेन फोकस होता है वो रूरल सेक्टर पे होता है।
they play a crucial role of financial inclusion and the implementation of government scheme in rural India। और ये सरकार की मदद करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग सुविधाओं को और पेनिट्रेट करने की और बढ़ाने की, और उसके साथ गवर्नमेंट स्कीम को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने की। ठीक है, तो आरआरबी क्या है? आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, जिनको 1975 के द्वारा 1975 में बनाया गया। किसकी रिकमेंडेशन पर? नरसिम्हन वर्की ग्रुप की रिकमेंडेशन पर। और इसमें ऑब्जेक्टिव था कि क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरर को, आर्टिसंस को, स्मॉल इंटरप्राइजेस को, सिर्फ रूरल एरिया पे। ओनरशिप कैसे रहती है? स्टेट गवर्नमेंट की 15%, स्पॉन्सर बैंक की 35% और सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%। और इसका मेन फंक्शन क्या है? फोकस इनका रहता है रूरल एरिया में, और गवर्नमेंट की सहायता करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में और गवर्नमेंट स्कीम्स को एप्लीकेबल करने में। ठीक है, तो ये हमारे कमर्शियल बैंक जो है, टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जैसे हम कमर्शियल बैंक की बात करें, तो कमर्शियल बैंक में क्या था कि हम लोग जिस कमर्शियल बैंक के अंदर जो ओनरशिप थी वो या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए तो प्राइवेट हाथ में थी, और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, पब्लिक के लिए वो सरकार के पास थी। लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक में ओनरशिप जो है वो इसके मेंबर्स के पास होती है। ठीक है, ये इनमें मेजरली डिफरेंस है। और कोऑपरेटिव बैंक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे लोग आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक बैंक का निर्माण कर लेते हैं, और इसका पर्पस ये होता है कि इनको एक दूसरे की कोऑपरेशन करनी है, म्यूचुअल हेल्प करनी है। ठीक है, जिससे क्या है, एक अफोर्डेबल फाइनेंसिंग उनको मिल पाए, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में पैसा उनको इजीली मिल पाए। ठीक है, अफोर्डेबल सेविंग उनको हो पाए। इसके लिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया गया। A cooperative banks is a type of financial institutions that is owned, controlled or operate by its member। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें उसको ओन किया जाता है, कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? इनके मेंबर्स के द्वारा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, these banks are formed by the people coming together with a common objective, usually to provide affordable financial service such as loans, saving, credit facility to their member। तो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर जो बैंक बनाते हैं उसका पर्पस होता है कि अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस इसके मेंबर्स को प्रोवाइड करवाया जाए, जिसमें लोन्स, सेविंग्स और क्रेडिट फैसिलिटी जैसी सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक के टाइप्स। द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया प्लेज ए वाइटल रोल इन मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे देश में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में। किनके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड के लिए और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। वीकर सेक्शन जैसे कि हमारे डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, और दूसरा कि जो ST SC कैटेगरी से लोग आते हैं, ST SC OBC जो भी हमारे कैटेगरीज हैं, इनमें से जो लोग आते हैं इनको बोलते हैं वीकर सेक्शंस। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स 3 तरह के होते हैं: रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी कैटर टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज। तो जैसे इनके नाम से हमको पता चल रहा है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करता है कि फार्मर्स के लिए और रूरल कम्युनिटीज के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जो उनको पैसे की आवश्यकता है फार्मर्स को और रूरल कम्युनिटीज को, उनको पूरा करवाया जाता है। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो उनके 3 टाइप्स के होते हैं। द फॉलो द 3 टायर स्ट्रक्चर इन मोस्ट स्टेट्स। ठीक है, तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो सबसे पहला है क्रेडिट एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी DCCB, PACS एंड थर्ड होता है CSB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये 3 तरीके के रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं: प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक और थर्ड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद करना, इसको आपको पता होना चाहिए। और इसकी क्या है फुल फॉर्म, कई बार पूछ लेता है कि PACS में C क्या है, तब आपको बताना है कि क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है, अब हमको जैसे नाम से पता लगता है कि स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है और प्राइमरी सेक्टर विलेज लेवल पर काम करता है। ठीक है, फंक्शन एट द विलेज लेवल द प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू फार्मर्स फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, ये करता है विलेज लेवल पर, और इस रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है।
कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को रेगुलेट कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस एक्ट इज लिंक बिटवीन पीएसीएस एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइडिंग फंड्स एंड सुपरविजन टू पीएसीएस। ठीक है, तो ये बैंक जो है पीएसीएस को एक तो फंड और सुपरवाइज करता है, और ये ब्रिज का काम करता है, दोनों को लिंक करता है, किसको, पीएसीएस को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो इसको रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग ऑपरेटिव सोसाइटी के तहत। स्टेट कोऑपरेटिव, अब क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ना जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो वहां पर मैंडेटरी होता है इनको रेगुलेट करवाना, किसके द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। बहुत सारे स्टेट में ये रेगुलेट मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, पर आपको ये याद रखना है कि इनको भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दोनों के साथ रेगुलेट किया जाता है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल की अपेक्स इंस्टीट्यूशन, सबसे ऊपर का जो इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव बैंक्स का वो ये है। दे कोऑर्डिनेट एंड फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ डीसीसीएस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की एंड आल्सो ऑब्टेन रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम नाबार्ड। और ये जो बैंक है, देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है, स्टेट कोऑपरेटिव ये फाइनेंस फैसिलिटी देता है डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट वाला किसको देता है, विलेज वाले को। तो पैसा तो ऐसे चलता है, और जब स्टेट कोऑपरेटिव को पैसा चाहिए तो वो कैसे लेता है, नाबार्ड से। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये कोऑर्डिनेटर और फाइनेंस काम करता है डीसीसीबी के लिए और ऑब्टेन करता है रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड से। रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, तो ये भी रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। तो ये हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक खत्म हुए। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अर्बन एरिया, शहरी में या सेमी अर्बन में काम करते हैं। दे मेनली सर्व स्मॉल बोरोवर्स, रिटेल ट्रेडर्स, सैलरीड एम्प्लॉइज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग सेविंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। और ये जो है मेनली सर्विस देते हैं स्मॉल बोरोवर्स को, जिनको कम पैसा उधार पर चाहिए, रिटेल ट्रेडर्स को जो छोटे दुकानदार हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज जो कि सैलरी पे काम करते हैं वो लोग, और स्मॉल इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री को लोन या बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देते हैं। अब इसको रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर along with स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 इफ ऑपरेटिंग अक्रॉस स्टेट्स। क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर सकते हैं, तो इनको जो है फॉलो, इसको इनको माना होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अगर वो एक से ज्यादा स्टेट में काम करता है तो उनको तीनों के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्ट। ठीक है, ये होते हैं हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देन हम बात करते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एलडीबी। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन दैट आर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज लैंड परचेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड फार्म मैकेनिज्म। अब ये भी जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये भी कोऑपरेटिव बैंक्स ही हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस होता है कि इनका काम है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाना, जिसके अंदर जो किसान है, जो फार्मर है, उसको लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट कुछ करनी है, जैसे उनको लैंड खरीदना है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, या इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब कोई पानी खींचने के लिए मशीन लगानी है, या फार्म मैकेनाइजेशन कुछ खरीदना है, मतलब कुछ अपनी खेती करने के लिए कुछ मशीन ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करा जाता है वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब इसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, स्पेशल स्टेट लॉ रिलेटिंग टू लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद गाइडेंस एंड रिफाइनेंसिंग सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड। ठीक है, तो इसको भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, या कोई स्पेशल स्टेट है जिसके अंदर लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ लॉज बने हैं, उसको भी फॉलो करना होगा, और उसके बाद नाबार्ड की रिफाइनेंसिंग सपोर्ट भी इसको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी आपको मैं ये जो बता रहा हूँ ये शॉर्ट में सब बता दिया आपको मैं। ठीक है, मतलब जितना आपको अपने जेईबी के एग्जाम के लिए जाना जरूरी है मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो ब्रह्मांड है कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, जिसमें इनको शुरू करने कितना कैपिटल चाहिए, ठीक है, और अभी कौन कौन से बैंक्स जो है हमारे हाल ही में काम कर रहे हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए वो ये है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तीन तरह के हैं, रूरल, अर्बन और लैंड। रूरल के अंदर तीन टाइप है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन के अंदर अर्बन का आपको बात होगी, और लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि लॉन्ग रन के लिए पैसे देता है। अर्बन जो है रूरल में काम नहीं करता, अर्बन और सेमी अर्बन में काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ही लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखा गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। These are differentiated banks, a new category introduced by RBI to further financial inclusion। अब ये क्या है, एक तो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको बोला जाता है डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, एग्जाम में कई बार यही पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, तो नीचे ऑप्शन दे देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स या पेमेंट्स बैंक्स, तो आपका आंसर होगा पेमेंट बैंक। ठीक है, या ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये न्यू कैटेगरी बैंक है जिसको हम डिफरेंशिएटेड बैंक बोले जाते हैं। इनको बनाया इसलिए कि और हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, जिसमें मतलब बैंकिंग सुविधाओं का लाभ हम और लोगों तक पहुंचा पाए। इसको रेकमेंड किया था नचिकेत मूर कमेटी प्रपोज टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज एज वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू बैंकिंग वाज फेलिंग टू अचीव डीप फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब क्या हो रहा था, क्योंकि हमने एक रूल बना रखा था वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब कि एक ही बैंक को हर किसी को फिट हो सकता है कि एक यूनिवर्सल बैंक बना दो जिसमें ग्रामीण मतलब रूरल पॉपुलेशन को भी हम कवर कर देंगे, अर्बन को भी कवर कर देंगे, मेट्रो में रहने वाले लोगों को कवर कर देंगे। तो ये नचिकेत कमेटी में उनको ये लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने कहा कि हमको डिफरेंशिएटेड बैंक्स बनाने चाहिए, मतलब पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना चाहिए, जिससे हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं। देखो, पेमेंट्स बैंक बनाया गया स्मॉल सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेट वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स। तो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमको स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स कस्टमर को प्रोवाइड करवाए जाए और उन लोगों को जो अभी तक बैंकिंग के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, और उनको रेमिटेंस सुविधा मतलब पैसा को ट्रांसफर करने की सुविधा दी जाए। इन लोगों को, माइग्रेट वर्कर्स को या स्मॉल बिजनेसेस जो छोटे जो बिजनेस करते हैं, या लो इनकम हाउसहोल्ड या जिनकी इनकम कम है, उनको बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए पेमेंट्स बैंक का निर्माण किया गया। अब पेमेंट बैंक के अंदर ना कुछ फीचर्स हैं कि इनको, क्योंकि इनको एक डिफरेंशिएटेड बनाना था, मतलब डिफरेंट रखना था इससे कमर्शियल बैंक से, क्योंकि अगर ये सारी सुविधाएं कमर्शियल बैंक वाली देने लगेंगे तब तो कोई फर्क ही नहीं रहा पेमेंट बैंक और उस कमर्शियल बैंक के अंदर। तब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके अंदर कुछ कैप लगाई गई। वो कैप क्या थी कि जो पेमेंट्स बैंक है वो 2 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर से। ये आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है, और ये ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। पेमेंट बैंक जो है वो 2 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। देन पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड प्रोवाइड करवा सकता है और इंटरनेट मोबाइल बैंक की सुविधा भी दे सकता है। ठीक है, कैन फैसिलिटेट बिल पेमेंट्स, रेमिटेंस एंड फंड ट्रांसफर। तो ये बिल पेमेंट की सुविधा, रेमिटेंस की सुविधा और फंड ट्रांसफर भी करवा सकता है, लेकिन कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स एंड इशू क्रेडिट कार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेमेंट्स बैंक जो है वो लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं नहीं दे सकता। ठीक है, लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं दे सकता और 2 लाख तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स है पेमेंट बैंक के। और अगर किसी को पेमेंट बैंक खोलना है, अगर पेमेंट बैंक खोलना है तो उसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी, मतलब कितना पैसा हमको चाहिए होगा, तो मिनिमम 100 करोड़ पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ए पेमेंट बैंक। तो 100 करोड़ रुपए का हमको पेड अप कैपिटल चाहिए होगा, तब जाके हम एक पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल है पेमेंट बैंक के, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बना था। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला कौन सा बना था, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो ये हमारे हो गया पेमेंट बैंक्स। अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बेसिक बैंकिंग सर्विस टू अंडर सर्व्ड ग्रुप्स लाइक स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लो इनकम हाउसहोल्ड। तो इसका पर्पस था स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि हमको अंडर सर्व ग्रुप जो है, मतलब जो अच्छे से, मतलब पूरी उनको बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही, वो प्रॉपर सर्व नहीं हो रहे बैंकिंग सुविधाओं के साथ, उनको क्रेडिट और बेसिक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, जो कि है स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो छोटे बिजनेसमैन है, और लो इनकम हाउसहोल्ड जिनकी इनकम जो है कम है, उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं। ये बैंक क्या क्या कर सकता है, कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, ये सभी तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सभी प्रकार के डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है एज पर कमर्शियल बैंक, जैसे जो कमर्शियल बैंक सेविंग एक्सेप्ट कर सकता है उतना ही सभी तरह के एक्सेप्ट कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक भी। ठीक है, और दूसरा कैन लैंड इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो लोन दे सकता है किसको, इंडिविजुअल को या छोटे दुकानदारों को। ठीक है, देन
एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है, इसको मस्ट लैंड एटलीस्ट 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एनबीसी टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। अब जब हम प्रायोरिटी सेक्टर का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बात करी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को 60% जो है अपने एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसका 60% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में ही लोन पर बांटना है, मतलब लैंडिंग करनी है। ठीक है, ये आपको इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 60% है ना लिमिट, ये पहले 75% होती थी। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ये लिमिट जो है सरकार ने, आरबीआई ने 60% कर दी है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में चेंज हुई है, तो ये थोड़ा अर्जेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को 60% ही एएनबीसी का प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है, और एटलीस्ट 25% ऑफ ब्रांचेस मस्ट बी ओपन इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी ब्रांचेस खोलेगा, तो उसमें 25% ब्रांचेस जो है उसकी अनबैंक्ड रूरल एरिया में होनी चाहिए। ऐसे एरियाज जहां पर, ऐसे ग्रामीण एरिया जहां पर बिल्कुल भी एक भी बैंक नहीं है, तो अनबैंक्ड रूरल एरिया उसको बोला जाता है, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची है, वहां पर इनको 25% ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, तो उसको मिनिमम 200 करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, जिससे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है। ठीक है, और अगर कोई पेमेंट बैंक है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, तब भी उसको 200 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। जब पेमेंट बैंक खोलना है तो उसको 100 करोड़ चाहिए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसको 200 करोड़ चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पेटीएम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक के अंदर। यूनिवर्सल बैंक मतलब जैसे हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते? तो इसमें देखना कुछ एलिजिबिलिटी इनके लिए चाहिए होती है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन 2019, ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन एज द पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अपने को कन्वर्ट करना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक के अंदर, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, और स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के अंदर, तब एटलीस्ट उसके पास 5 साल का सक्सेसफुल ऑपरेशन का रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, satisfactory track record of compliances with the RBI direction, prudential norms और no major supervisory concern। अब अगर कोई बैंक अपने को कन्वर्ट करना चाहता है, तब आरबीआई की नजर में उनका रिकॉर्ड जो है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। मतलब कि उसने सभी आरबीआई के रेगुलेशन को कंप्लाइंस किया हो, और आरबीआई के जितने डायरेक्शन निकले उन्होंने उसको सबको फॉलो किया हो, और सभी प्रूडेंशियल नॉर्म्स को एक सही तरीके से फॉलो करता हुआ ही वो आगे बढ़ा हो, तब वो आरबीआई के रेगुलेटरी कंप्लाइंस को पास कर पाएगा। और मेन जो बात आती है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट की। स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट बी मीट मिनिमम पेड अप कैपिटल what requirement of 1000 करोड़ which is mandatory for a universal commercial बैंक। तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है यूनिवर्सल बैंक के अंदर, तब उसके पास पेड अप कैपिटल के अंदर 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। और ए पेमेंट बैंक नीड टू मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ टू कन्वर्ट इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। द कन्वर्जन इज नेसेसरी टू फर्स्ट स्टेप एज द पेमेंट बैंक कैन नॉट डायरेक्टली बिकम द यूनिवर्सल बैंक। तो ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, अगर कोई पेमेंट बैंक है, तो वो अपने आप को सीधा यूनिवर्सल बैंक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो पेमेंट बैंक को कन्वर्ट करना है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, तब उसको मिनिमम पैसा चाहिए जो 200 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है यूनिवर्सल बैंक के अंदर, तब उसको 1000 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, यही बात है। अब पेमेंट बैंक डायरेक्टली जो यूनिवर्सल बैंक जो है वो नहीं बन सकता, उसको पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे लिख के ले लो, आपसे पूछा जाएगा या तो 200 करोड़ वाला क्वेश्चन और या 1000 करोड़ का क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, देन कन्वर्जन के लिए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ओन टैप लाइसेंसिंग guidelines, the promoter minimum initial logged in contribution is 40% for the first 5 years. This can brought down to 26% within 15 years। अब क्या होता है कि अगर उस बैंक के प्रमोटर्स हैं, जैसे कोई भी बैंक कन्वर्ट करना चाहता है खुद को, या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है, तो उसके अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो मतलब जिसने इनिशियली उसमें पैसा लगाया था, वो उनको बोला था प्रमोटर। जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, वो मिनिमम लॉक होनी चाहिए 40% तक। मतलब जब उसने मार्केट के अंदर बैंक उतारा, तब एटलीस्ट उसका 40% पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए उस बैंक के अंदर। ठीक है, और वो चाहे तो 15 साल के अंदर इसको कम कर करके
26% तक ला सकता है, तब भी वो कन्वर्ट कर पाएगा। मतलब 26% से उसकी तो ज्यादा होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट। ऐसा ना हो कि मतलब उसने कन्वर्ट कर दिया और खुद अपना सब बेच के निकल गया। तो ये इसको रोकने के लिए आरबीआई ने एक रूल लगा रखा है कि 26% से कम वो नहीं कर सकता। मतलब एटलीस्ट प्रमोटर की होल्डिंग है 26% होनी ही चाहिए। देन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, promoters and directors must be satisfy RBI fit and proper criteria regarding integrity, reputation and financial soundness। और आरबीआई जो है वो जब बैंक को कन्वर्ट करना लगता है तब उस बैंक में काम करने वाले प्रमोटर और डायरेक्टर की इंटीग्रिटी को भी चेक करता है कि वो कितने, उनका रेपुटेशन क्या है मार्केट में, इंटीग्रिटी कैसी है और फाइनेंशियल साउंडनेस उनकी किस प्रकार से है, तभी आरबीआई इनको अलाउ करता है। तो ये जो 5 पॉइंट है ये देख के ही आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन से बैंक को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड, उस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड, रेगुलेटरी कंप्लायंस वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, कैपिटल रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन का जो रूल है उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, और उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी चेक किया जाता है। ठीक है। अब हाल ही में जो बैंक चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्टार्ट हुआ था। इन केस ऑफन साइटेड तो बीइंग वेल पोजीशनड ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द यूनिवर्सल बैंक सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक था और आज जो है वो यूनिवर्सल बैंक बन चुका है। मतलब वो उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। तो ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग जैसी सुविधाएं देती हैं लेकिन वो प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करती। ठीक है। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग की सुविधाएं देती हैं, प्रॉपर नहीं देती, मतलब कुछ बैंकिंग सुविधा देती है लेकिन वो होल्ड नहीं करती है बैंक का लाइसेंस। ठीक है। उनको बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब जिनका नाम भी नॉन बैंकिंग है, तो मतलब बैंकिंग सुविधा पूरी नहीं देता लेकिन कुछ सुविधाएं बैंक के रिलेटेड देता है, उनको बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग लाइक सर्विस विदाउट होल्डिंग ए बैंकिंग लाइसेंस। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 or earlier Companies Act 1956 are regulated mainly by RBI under the RBI Act 34। अब देखो बैंकिंग जो है, जो नॉर्मल बैंक है, यूनिवर्सल बैंक है, वो रेगुलेट किसके द्वारा होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेकिन एनबीएफसी जो है वो रेगुलेट होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में। पहले जो कंपनीज एक्ट था वो पुराना जो था 1956 चला आ रहा था, लेकिन अब जो है 2013 चल रहा है। ठीक है। और इनको जो रेगुलेट किया जाता है, तो रेगुलेट तो मेनली आरबीआई इनका रेगुलेटर होता है। ठीक है। रेगुलेटर दोनों का ही आरबीआई है, लेकिन बैंकों को रेगुलेट जो एक्ट लगता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, और एनबीएफसी की जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। मेन सबसे बड़ा इसमें ये एक डिफरेंस है। अब एनबीएफसी के क्या क्या फीचर्स है, मतलब एनबीएफसी जो है वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, तो क्योंकि बैंक भी लोन एडवांसेस दे सकता है और एनबीएफसी भी लोन एडवांसेस दे सकता है। ठीक है। देन इन्वेस्ट इन शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो एनबीएफसी जो है बैंक की तरह ही शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर मतलब अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट पैसा कर सकता है। ठीक है। और जो डिफरेंस है ये है, कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, नो डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज लाइक बैंक्स। तो एक तो एनबीएफसी जो है वो अपना चेकबुक नहीं दे सकते, वो अपना चेकबुक कस्टमर को नहीं दे सकते। ठीक है। और दूसरी बात, ये डिमांड डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये फैसिलिटीज भी कस्टमर को नहीं दे सकती। ठीक है। तो एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती, देन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, और एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो ये हमने देख लिया। देन एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। और क्योंकि बैंक जो है वो किसके पार्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। वो क्या है, अब जैसे बैंक जो है, बैंक अपने कस्टमर को पेमेंट और सेटलमेंट सुविधा देते हैं, जैसे कि हम हर बैंक का एक यूपीआई हैंडल है। ठीक है। या हम एनईएफटी आरटीजीएस की सुविधा देते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस की सुविधा देते हैं, लेकिन जो एनबीएफसी है ना वो ये काम नहीं कर सकते। और अगर वो अपने कस्टमर को पेमेंट सेटलमेंट की सुविधा देना चाहते हैं या एनईएफटी आरटीजीएस करवाना चाहते हैं, तब उनको टाई अप करना पड़ता है किसी एक बैंक के साथ। ठीक है। ये एक डिफरेंस है। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositor of NBFC। अब DICGC जो है बैंक्स के अंदर हर अकाउंट होल्डर पे, हर अकाउंट पे 5 लाख रुपए का
डिपॉजिट का इंश्योरेंस देता है। इसके लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर कोई डिपॉजिटर एनबीएफसी में पैसा रख रहा है, डिमांड डिपॉजिट में तो रख नहीं सकता, अगर कोई एफडी वगैरह में पैसा रख रहा है तो उसके ऊपर डीआईसीजीसी का ये गारंटी वाला स्कीम जो है वो लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। देखो, एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी है कि एक तरह की कंपनी है जो कुछ बैंकिंग सुविधा देती है, लेकिन उनके पास जो है बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, इनको इसको रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन बैंकिंग कंपनी को रजिस्टर किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ठीक है, दोनों को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। देन एनबीएफसी है, लोन एडवांसेस दे सकते हैं लाइक बैंक, मतलब पैसा अपना लोन पे दे सकते हैं, एडवांस भी दे सकते हैं जैसे बैंक देता है। अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर या अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट कोई भी है उसके अंदर पैसा जो इन्वेस्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी जो है चेक इशू नहीं कर सकता, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की सुविधा ही नहीं दे सकता, और किसी भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा हुआ लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई। ठीक है, अगर वो देना चाहता है तो उसको टाई अप करना पड़ेगा किसी और बैंक के साथ। और डीआईसीजीसी का जो इंश्योरेंस गारंटी है वो भी एनबीएफसी के डिपॉजिटर को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस में। अब एनबीएफसी यहाँ बहुत सारे तरीकों की होती है बेस्ड ऑन एक्टिविटी, जैसे एसेट्स एंड फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी की हो सकती है, लोन कंपनी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो सिर्फ हाउसिंग को फाइनेंस करती है, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिसका काम ही सिर्फ पैसा को इन्वेस्ट करना है इन कोर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब तरह की फाइनेंस कंपनी होती है। जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो ये या बजाज फाइनेंस, तो ये सब क्या है? ये सब एनबीएफसी है। ठीक है, ये बैंक नहीं है, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चेक बुक इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये लोन दे सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है एक एनबीएफसी और बैंक के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको पूरा चैप्टर समझा पाऊँ। ठीक है, मतलब बैंक्स के फंक्शन हमने देखे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, देन डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, हिस्ट्री देखी बैंकिंग की, और उसके बाद 1991 में क्या हुआ और आजादी के बाद क्या हुआ बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो देखा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, आरआरबी, ये सब देखे। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करी। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैंने बताया, और एनबीएफसी क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, अब अब इस चैप्टर के आपको क्विक रीजन मिल जाएंगे। क्विक रीजन आपके 3 से 4 पन्नों का ही है, आप इसको फटाफट पढ़ के पूरा कर सकते हैं। इसमें मतलब पूरा चैप्टर जो आपको रिवाइज हो जाएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर पढ़ें, और एग्जाम में जाने से पहले उससे आप दोबारा पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जरूर आप अटेम्प्ट करें, 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, लास्ट में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, ये मतलब ये अगर आप कर लेते तो भी आपके जो एग्जाम में है ना 60 नंबर तो कहीं नहीं गए, आपको 50 ही चाहिए, लेकिन 60 नंबर का काम मैं आपको करवा के चल रहा हूँ। मैं तो पूरा आपको 100% देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और 100% ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर 50 नंबर की तैयारी करनी है तो आप जरूर एमसीक्यू तो मेरे अटेम्प्ट करो ही करो। ठीक है, इससे कि आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नया पैटर्न चल रहा है ना वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ए बैंक दैट इज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट इन 1934 एंड इज एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम आरबीआई एट द बैंक रेट नोन एज डैश। अब कौन इस बैंक को क्या कहा जाता है जो सेकंड शेड्यूल में है, नाम है उसका आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर, और वो एलिजिबल है आरबीआई से बैंक रेट पे पैसा लेने को? तो क्या उसको एनबीएफसी बोलेंगे? नहीं। क्या उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे? नहीं। क्या उसको अनरेगुलेटेड बैंक बोलेंगे? नहीं। इसको बोलेंगे हम शेड्यूल बैंक। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये, व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स? ठीक है, अब ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है रीजनल रूरल बैंक की? 100% ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। 100% ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। जॉइंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्स बैंक। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। और अगर ये पूछे कितना कितना परसेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और स्पॉन्सर बैंक जो है 35%। ठीक है, तो ये आज का डीप में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन। मैं पूरा आपको इसलिए नहीं करवाना चाह रहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप खुद से इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और आजकल ये देखा जा रहा है कि इस प्रकार के फिलिंग द सॉरी मैच द फॉलोइंग्स करके क्वेश्चन भी आने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको मैच करना है, और ये ऑप्शन आपको रहेंगे। जैसे बैंक टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पकड़ने हैं। इट कैन नॉट प्रोवाइड लोन और इशू द क्रेडिट कार्ड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो कर सकता, तो ए तो उसका नहीं हो सकता। बी में क्या है? ओनरशिप इज जॉइंटली हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमको पता चल रहा है कि ये है आरआरबी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 4 का
इक्विवेलेंट मतलब 4 जो है बी से मैच हो रहा है। ठीक है, हमने एक पकड़ लिया। अब हमको ये देखना है जिसके अंदर 4 और बी है वो हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर 4 बी है, नहीं है, और इसके अंदर 4 बी है, इसमें भी नहीं है, और इसके अंदर इसके नहीं है। तो ये जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमको ऐसा नहीं कि चारों एक साथ पढ़ने हैं, हमको एक पकड़ना है, उससे हमारा ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 4 बी हमने मैच कर लिया। क्या चेक करने के लिए बाकी देख लें, जैसे 1 का सी के साथ। तो पब्लिक सेक्टर बैंक द मेजोरिटी स्टेक्स मोर देन 50% हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो 1 का सी बैठ गया। 2 का ए, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड लोन सर्विस, ये भी बैठ गया। और 3 का डी, स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट लैंड 75% ऑफ द क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। सॉरी ये गलत है, ये 60% आना चाहिए यहाँ पे, ये मैं ठीक कर दूंगा। आपके जो आपका चैप्टर है उसमें ठीक है, तो यहाँ पे 60% आएगा। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 60% लैंड कर सकता है, तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके ये आंसर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आप इससे पढ़ सकते हैं।